कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस में हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक हम अभी तक करते आ रहे हैं उसके भी कुछ अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं उनके क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं और क्यों जरूरत हमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव की। देखो, अभी तक मैंने आपको 3 डिसीजन तो लॉन्ग टर्म के बताए थे और एक डिसीजन शॉर्ट टर्म का बताया था, ठीक है। और डिसीजन के नाम बताना एक बार। मैंने कहा था एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके अंदर आता है लिक्विडिटी डिसीजन। तो ये जो डिसीजन हम यहाँ पर बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड या लिक्विडिटी डिसीजन की, इन डिसीजन को लेने के लिए हमारे कुछ गोल या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है कि हमारा क्या गोल है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये डिसीजन आसानी से लिए जा सकते हैं। समझ रहे हो? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका क्या गोल है, आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक ने आप में से कहा कि मुझे JRF अचीव करना है, ठीक है। मतलब कि ये आपका गोल है कि आपको ये अचीव करना है JRF। अब इस JRF के लिए आपने डिसीजन लिया कि मैं आज से 5 आवर की नींद ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं सोऊंगा, ठीक है। सेकंड, आपने कहा कि मैं आज के बाद थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो ये लॉकडाउन में मैं इतना लेजी हो गया हूँ और ये वो हो गया है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से मुझे सीरियस होके पढ़ना है, बस खाना पीना और सोना है, वो भी 5 आवर, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के डिसीजन क्यों लिए, क्योंकि आपको पता था कि JRF को अचीव करना मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। सेम वे में इनके पास जो है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके भी अपने कुछ डिसीजन, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन्होंने भी क्या करना पड़ता है, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड या लिक्विडिटी। इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनके कौन कौन से गोल या ऑब्जेक्टिव है। इनके 2 गोल हैं या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव। वो 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सेकंड कौन सा है हमारा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने 2 ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि उसको कौन से सोर्स से पैसा इकट्ठा करना है, रेज करना है, फाइनेंस रेज करना है, फंड्स को रेज करना है। तो वो 2 बातों को ध्यान में रखता था कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म, मीनिंग वो जो एसेट्स में जिसमें भी उन्होंने क्या करना है, जहां से भी लेना है पैसा, उनकी शेयर्स की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द मार्केट में वैल्यू क्या है। ये 2 बातें ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द फर्म, ये 2 बातें ध्यान में रखते हुए वो फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहा था। समझ रहे हो? ये दोनों बातें क्या थी, उसका गोल था, उसका ऑब्जेक्टिव था। सेम वे में यहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सामने 2 ऑब्जेक्टिव है। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ओके। तो मुझे एक बात बता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज जो आपकी प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को आपको इन्वॉल्व करना है, राइट। और जो एक्टिविटीज आपके प्रॉफिट्स को डिक्रीज करने का काम करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को आपको इग्नोर करना है। समझ में आई बात?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है कि भाई बस ओनली आप प्रॉफिट को लेकर चलो। अगर आपको लगता है कि इस एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है इस एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपको बस नुकसान ही होने वाला है या आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज होने वाले हैं, तो वहां पर उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब ये कह रहा है तो क्या ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है वो सही है? देखो, हर एक चीज के कोई ना कोई बेनिफिट्स और कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होती ही है। सेम वे में हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट्स क्या हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग एक जो बेनिफिट है, वो ये है कि इससे आपके फुल्लर यूटिलाइजेशन होने वाला है रिसोर्सेज का। अब ये फुल्लर यूटिलाइजेशन कैसे होगा? अगर आपको पता है कि आपका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, तो जितने भी रिसोर्सेज आपके सामने होंगे आप उनका क्या करोगे, फुल्लर यूटिलाइजेशन करोगे। क्लियर हुआ? सेकेंड बात कि अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपके कंपनी का आप उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड कर रहे हो जिनसे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स हाई होंगे और ऐसे में आप सोसाइटी का वेलफेयर भी करोगे। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचोगे ना। अगर आप खुद ही लॉस में हो तो क्या आप सोसाइटी का भला कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी पॉसिबल है। थर्ड नंबर पर आता है कि अगर आपका प्रॉफिट आप कमाते जा रहे हो तो कोई अगर आपके सामने एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसको भी आप इजीली फेस आउट कर पाओगे। व्हाई? कैसे? हाउ? कैसे? देखो, एडवर्स सिचुएशन का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई भी बिजनेस लगा लो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही टॉप पर रहे। समझ रहे हो? जरूरी होता है कि हमेशा टॉप पर रहे? एक ऐसा भी टाइम आता है जब आपका डिक्लाइन जा रहा होता है, जब आपकी सेल्स बिल्कुल डाउन चली जाती है, जैसे अभी फिलहाल आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, अब लॉकडाउन की सिचुएशन आप लगा लो, आप बिजनेस में के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो या नॉर्मल सिचुएशन लगा लो कि जिनके पास प्रॉफिट्स हैं, मीनिंग जिनके पास अभी फिलहाल ये मनी है, पैसा है, वो तो अच्छे से अपना सरवाइव कर रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा लॉकडाउन का। लेकिन जिसके पास जो ये वर्कर्स थे, ठीक है, जो ये लेबर वगैरह थी, तो जो ये लेबर थी ये क्या करते थे, इनका क्या काम था कि डेली बेसिस पर इनको वेजेस मिलते थे और ये शाम को आराम से अपना खाना पीना खा के सो जाते थे। तो क्या इनकी अब फिलहाल क्या सिचुएशन आ रखी है, इनको ही पता है। तो सेम वे में अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं और हमारी कभी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, जो बिल्कुल डाउन वाली सिचुएशन आ जाती है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, सेल्स बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास पहले के प्रॉफिट हैं तो उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते। यहाँ पर समझ में आया? तो ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है हमारी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूजन। ओके, कंफ्यूजन दैट मीन्स कि हमें ही खुद क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, क्या रियलिटी में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, या हमें दिखाई दे रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए 1 लाख रुपीज के, 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, और जब इस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, उसके बाद इसने प्रॉफिट अर्न किया 10 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए इसने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख शेयर्स पर। ठीक है, फिर दोबारा से इसने 1 लाख में 50,000 शेयर्स और इशू कर दिए मान लो। ठीक है, और टोटल मिलाकर इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 12 लाख। अब अगर आप नॉर्मली देखो, नॉर्मली बिना एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कहोगे
कि देखो पहले तो ये 10 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रही थी और अब ये 12 लाख रुपए अर्न कर रही है। तो दैट मीन्स जो अब वाली सिचुएशन है वो बेस्ट है। अब वाली सिचुएशन हमारी प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, ठीक है, आप ये कहोगे। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर जिसको नॉलेज है इन शेयर्स के बारे में, अगर उनसे पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि जो 10 लाख जो थे ना शेयर्स, जो प्रॉफिट था वो 1 लाख शेयर्स पे था। दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर उसके 10 रुपीज आ रही थी। और जो 12 लाख है वो 1,50,000 पर है, क्योंकि 50,000 रुपये और ऐड होंगे, 50,000 शेयर्स और ऐड होंगे। तो ये जो है अगर हम बात करें तो इसका आता है आई थिंक 8 रुपीज। तो यहाँ पर जो हमारी सेकेंड सिचुएशन है उसमें आपको अर्निंग पर शेयर 8 रुपए की हो रही है, जबकि आप पहले में एक शेयर पर 10 रुपए कमा रहे हो। तो प्रॉफिट अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट तो 12 लाख रुपए हो रहा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है दैट इज एम्बिग्यूटी, कि हमें कंफ्यूजन है, हम समझ नहीं पा रहे। अब हम करेंगे सेकंड क्रिटिसिज्म है हमारी इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग क्या है कि जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो आपकी टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। अब ये टाइम वैल्यू क्या है अभी समझ लेते हैं, है ना, नहीं तो ये बाद में जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमारे एफएम में टाइम वैल्यू का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो टाइम वैल्यू क्या होती है, देखो आज का 1 रुपया फ्यूचर के 1 रुपए के बराबर नहीं होता, ये बात हमें पता। समझ में आई बात, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आज आपसे 10 रुपये ले रही हूँ और मैं 10 साल बाद आपको 10 रुपये दे दूँ, या मैं आपसे कहूँ कि मैं आज आपसे 10 लाख रुपए ले रही हूँ और 10 साल के बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगी, तो आप बिल्कुल एग्री नहीं होगी, ठीक है, आपको क्या पागल मत बना। तो सेम वे में हमें रियलिटी में तो ये नॉर्मली पता है हमें कि हम ऐसे नहीं देते फ्री में किसी को कि भाई 10 साल के लिए तू 10 लाख रुपए रख और फिर आराम से मुझे 10 साल के बाद दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं ना। नहीं, आप उस पर इंटरेस्ट ऐड करते हो ना। तो सेम वे में यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि अगर मैं आज 1 रुपए की वैल्यू देखूं और मैं फ्यूचर में देखूं तो फ्यूचर में उस 1 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए आपको टाइम वैल्यू मीनिंग आपको डिस्काउंट और कंपाउंडिंग फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसकी तरफ ध्यान ही नहीं। वो क्या कहता है समझो, मान लीजिए एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है, ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पर इसने कमाए मान लीजिए 50,000, यहाँ पे 1 लाख, और यहाँ पर उसने कमाए मान लीजिए 20,000। यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूं तो 170 हो गए, 170 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर आप इसको 2 से डिवाइड करो, 85 मान लीजिए यहाँ पर इसने 85 का। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ये बोलता है कि दोनों ने 170 कमा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात सुनो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह रहा है मेरी बात सुनो, एक्स और वाई दोनों के दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में इसने जो 50,000 या फिर इसने जो 50,000 फर्स्ट ईयर में कमाए, सेकेंड ईयर में 1 लाख कमाए, तो क्या ये इससे ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस रखता? ये तो लास्ट ईयर में 20,000 ही कमा रहा है, थर्ड ईयर में जाके इसने तो पहले 2 सालों में इतना कवर कर दिया प्रॉफिट, और ये तो लास्ट के 2 सालों में कमा रहा है। तो अगर हम टाइम वैल्यू को कंसिडर करें, अगर आप एक बार ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से रोक कर समझना, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हम ध्यान से समझे तो हम एक्स को बेटर मानेंगे क्योंकि इसने हमें पहले कमा कर दे दिया और दूसरे साल में भी इससे ज्यादा कमा कर दे दिया, ठीक है। और ये भाई पहले वाले में तो कमा ही नहीं रहा और दूसरे में भी 85 कमा रहा। इसका मतलब इसने तो हमें पहले ही साल रिटर्न देना शुरू कर दिया और इसने तो हमारे सेकेंड ईयर में देना शुरू किया वापस जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो हम तो कहेंगे एक्स बेटर है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है कि दोनों बराबर है, इसीलिए इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये इसकी सेकेंड क्रिटिसिज्म हो जाती है
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं एक बार इसी को टाइम वैल्यू को मैं बता देती हूँ, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है कि अगर आपका 1 रुपया आज है, $1 लिख देती हूँ मैं, हैबिट हो गई है डॉलर लिखने की, 1 लाख रुपीज ही लगा लो, 1 लाख रुपीज की वैल्यू जो आज है, अगर आप उसको फ्यूचर में देखना चाहते हो कि मैं 10 साल बाद देखूं तो इसके कितने रुपए बन जाएंगे, तो आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर आपने डिस्काउंट कर दिया तो यही 85,000 या आई थिंक 1 लाख के 70,000 वो आप देख लेना, इतने जाके बन जाएंगे। समझ में आया कि आज मैं 1 लाख रुपए की वैल्यू 10 साल बाद देख रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर मैं 10 साल मतलब कि फ्यूचर के 10 साल मान लो वहां पर 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, वो वैल्यू अगर मैं उसको ये देखूं कि मुझे फ्यूचर में 1,50,000 मिल रहे हैं और अगर मुझे आज मिल जाए वो 1 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये, तो वो उनकी वैल्यू क्या होगी? तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग। तो 2 लाख के करीब मिलेंगे, क्योंकि 2 लाख अगर आज वैल्यू है तो फ्यूचर में जाके 1,50,000 हो जाएगी। तो कहने का मतलब होता है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल और कंपाउंडिंग प्रिंसिपल का मीनिंग यही है कि डिस्काउंटिंग का मतलब होता है जब आप आज रुपए की वैल्यू को फ्यूचर में देखते हो कि फ्यूचर में कितना बन जाएगा तो आपका डिस्काउंट होगा, और फ्यूचर की वैल्यू को अगर आप आज देख रहे हो तो उसको कंपाउंडिंग कर देता है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है और